हेलो एवरीवन, हम लोग चैप्टर्स को पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन सीरीज भी कर रहे हैं, यानी कि चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, जिसमें हमें ये देख रहे हैं कि कौन कौन से इस चैप्टर, अगर मान लीजिए हमने कोई चैप्टर पढ़ा तो उस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। और वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है सिर्फ, उसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और आपके जो होता है एनसीआर, आपके जो होता है आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी दिए हैं और आपके न्यू पैटर्न में भी वो क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ सबसे गेस लगाया जा सकता है कि ये क्वेश्चंस बन सकते हैं इस सीरीज से। तो आज जो होता है हम लोग ऑलरेडी 2 चैप्टर्स की क्वेश्चन सीरीज कर चुके हैं, रिप्रोडक्शन का, आवर एनवायरनमेंट का, और हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम था पीरियोडिक टेबल। अभी हमने जस्ट इसे कवर किया था, 5-6 दिन हुआ, और इसका जो है हम लोग आज क्वेश्चन सीरीज करने वाले हैं। हम लोगों ने एसएसटी का भी एक चैप्टर कवर कर लिया पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, और उसके भी क्वेश्चन सीरीज की वीडियो आपको जो होता है बहुत ही जल्द प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए जो होता है बातें कम करते हुए क्वेश्चन सीरीज पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं ना, इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं। अच्छा, अगर आप इन क्वेश्चन को सिर्फ लास्ट टाइम में आपके पास कम समय है, अगर आप इन क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आप सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप जो होता है वीडियोज को देखने चले जाएंगे, तो अगर आपके पास ज्यादा समय है तो वीडियोज को जरूर देखिए, मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा फिर वीडियोज को देखिए। लेकिन आपके पास कम समय है तो आप वीडियोज को जो होता है मत देखिए और क्वेश्चन सीरीज की वीडियो को सिर्फ देखिए, क्योंकि आपके पास कम समय है ऑलरेडी, और आप क्वेश्चन सीरीज की वीडियो को देखेंगे तो उसमें आप अच्छा खासा कवर कर ले जाएंगे। तो क्वेश्चन सीरीज की वीडियो को देखिए और उसमें जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं, अगर आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, अगर जो चीज नहीं समझ में आ रही है उसे रट लीजिए, लास्ट टाइम में उसे रट लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन 100% में चांस रहेगा, जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उसमें से बेटा वो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको जरूर बोर्ड में देखने को मिलेंगे। 90% क्वेश्चन जितना मैं बता रहा हूं उससे 90% क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे 3 नंबर और 5 नंबर में। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 3 नंबर और 5। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन मैं क्यों नहीं करवा रहा हूं। देखो, मैक्सिममली ऐसा होता है कि 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन अगर आप कर ले रहे हैं तो उसी में से 2 नंबर और 1 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है। और अगर आपको 2 नंबर और 1 नंबर अभी समय है तो आराम से जाइए, वीडियोस को देखिए, 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन वहां से टैकल हो जाएंगे। और मैं बताऊं कि 50% 60% ज्यादा क्वेश्चन जो होता है आपके यहाँ से आपको वैसे भी मिल जाएंगे। तो आपको थोड़ा बहुत बाहर का आता रहेगा तो आप आराम से कर ले जाएंगे, तो एक अच्छा खासा स्कोर हम लोग गेन कर ले जाएंगे, 80% आराम से टारगेट कर ले जाएंगे। ठीक है, 80% तक आराम से टारगेट कर ले जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, सबसे पहले डोबेनियर जी आए थे, फिर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव आया था, फिर मैंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल आया था, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने ग्रुप और पीरियड का ट्रेंड पढ़ा था। इतनी चीजें हम लोग पढ़े थे। तो हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं, यहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, कैन द डोबेनियर रूल फॉलो ऑन इट और नॉट। मतलब सीधे सीधे पूछ लिया गया डोबेनियर रूल इन दोनों में से कौन से पे फॉलो होगा और कौन से पे नहीं फॉलो होगा। तो आपको अगर आपको डोबेनियर का रूल पता होगा तब आप बताएंगे ना। तो डोबेनियर का रूल क्या है बेटा? डोबेनियर का जो रूल था उसे ट्रायड रूल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? डोबेनियर का ट्रायड रूल कहा जाता है। ट्रायड रूल का मतलब ये था, जैसे मैंने कहा कि डोबेनियर साहब ने कहा था कि ABC 3 एलिमेंट्स हम लोग ले लेते हैं अगर, तो ए और बी, देखिए ए बी और सी 3 एलिमेंट्स जो होता है, इन्होंने इस तरीके से ढेर सारे ग्रुप दिए थे ना, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप दिए थे। तो उसमें कहा था कि ए और सी, अगर आप मेरे ए बी सी जो 3 एलिमेंट है अगर इनको आप याद रख लेते हैं तो ए का एटॉमिक मास आप याद रख लीजिए। एटॉमिक मास मैंने कहा ए का जो होता है, चलिए मैंने कहा कि जो होता है, मान लीजिए कि मैंने कहा स्मॉल ए है ना, और इसका कहा मैंने स्मॉल बी है, इसका मुझे नहीं पता है। इन्होंने कहा कि जो ए का एटॉमिक मास होगा स्मॉल ए, और जो होता है बी का जो सी का एटॉमिक मास होगा स्मॉल सी, वो उन दोनों का जो मीन होगा, इन दोनों का मीन जो है मीन एटॉमिक बी का एटॉमिक मास होगा। जैसे कैसे समझते हैं, देखिए जैसे मैंने कहा कि ए प्लस सी आप जोड़ लीजिए अपॉन 2 कर लीजिए। मीन का मतलब होता है ना कि जो होता है दोनों को जोड़ के अपॉन 2 कर दीजिए तो उसका मीन मतलब जो होता है एवरेज निकल जाएगा। तो ए प्लस सी अपॉन 2 जो होता है ये क्या होगा? ये बी का एटॉमिक मास होगा, ये बी का एटॉमिक मास होगा। तो मतलब ऊपर और नीचे वाले का एटॉमिक मास जोड़ के अपॉन 2 में कर दीजिए, मतलब जो होता है उसका एवरेज निकाल दीजिए, तो आपको एटॉमिक बी का एटॉमिक मास मिल जाएगा। यही डोबेनियर का रूल था बेटा, यही डोबेनियर का रूल था। तो डोबेनियर का रूल आपको समझ में आ चुका होगा कि डोबेनियर का रूल क्या था। तो चलिए देख लेते हैं डोबेनियर का रूल फॉलो हुआ कि नहीं। अच्छा, डोबेनियर का जब रूल देगा तो आपको ये होता है एटॉमिक मास साथ साथ देगा। तो डोबेनियर का रूल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहले वाले में फॉलो होगा कि नहीं, 23 है 35 है, 23 35 को जोड़ लेते हैं, उसके बाद अगर 28 आ गया इसका अपॉन 2 कर लेते हैं। अगर ये 28 आ गया तो समझ लीजिए आपका डोबेनियर का रूल फॉलो हो रहा है। तो देख लीजिए 5 3 8 होता है, और ये जो होता है 3 2 5 होता है, 58 हो गया। 58/2 जो होता है क्या हो जाएगा? 2 बताइए, 2 टू 4 और 5 जो होता है 2 9 10, 49 आ रहा। ये 49 है क्या बीच वाला? ये 49 नहीं है। इसका मतलब डोबेनियर का रूल इस पे फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो डोबेनियर का रूल इस पे फॉलो नहीं हो रहा है। इस तरीके से आप कह देंगे कि डोबेनियर का रूल फॉलो नहीं हो रहा है। चलिए जो होता है दूसरा स्टेप देख लेते हैं। इसका है 9 और इसका जो होता है कितना है? इसका है 40 ना, तो 49 हो जाएगा। 49/2 कर लेते हैं। 49/2 कितना हो जाएगा बताइए? 2 2 4 2 4 8 1 9 जो होता है, और ये जो होता है 2 5 10, तो ये आ रहा है 24.5, यानी कि लगभग 24। तो इन्होंने कहा था कि लगभग चलता है। इन्होंने कहा था कि अगर लगभग 1 से डिफरेंस आ रहा है तो आराम से 1 तक एक्सेप्ट किया गया है इनके रूल में। तो 1 तक एक्सेप्ट किया गया है, तो इस तरीके से देखिए इस पे रूल फॉलो होता है। तो डोबेनियर का इस तरीके से 3 रूल था।
एक जो होता है आपके इस पे था, जो होता है लिथियम सोडियम पोटेशियम पे था, एक जो होता है बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम पे था, और जो होता है एक जो होता है क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का था। तो 3 ट्रायड इन्होंने बनाया था, तो आप इन 3 ट्रायड्स को इस तरीके से याद कर लेते हैं। तो इनका जो होता है लिमिटेशन यही थी कि 3 रूल से ज्यादा इनका कोई फॉलो नहीं हुआ था, मतलब 3 जो होता है 3 ट्रायड था, किसी रूल 3 ट्रायड के अलावा इनका जो ट्रायड रूल था वो किसी एलिमेंट पे फॉलो नहीं हुआ था। अच्छा, विच प्रॉपर्टी, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड बाय द मैंडलीव टू मेक दियर जो होता है प्रॉपर्टी टू मेक दियर पीरियोडिक टेबल। मैंडलीव साहब ने अपने पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज का यूज किया है, मतलब किस जो होता है किस प्रॉपर्टी का यूज किया आपने मैंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए। तो बेटा वो प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी है? केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी का यूज किया गया है मैंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए। मैंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए केमिकल प्रॉपर्टी का यूज किया है। केमिकल प्रॉपर्टी कैसे यूज किए हैं? इन्होंने कहा, अगर मैं जैसे मान लीजिए इन्होंने कहा कि मैं आपको डायरेक्टली एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, अगर उन्होंने कहा कि मैं जैसे लिथियम लिया ना, तो अगर उसे लिथियम को ऑक्सीजन जो होता है इन्होंने ले लिया है। अब अगर कह रहे हैं कि लिथियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाता हूं तो क्या बनाएगा भाई? Li2O बनाएगा, क्योंकि जो होता है लिथियम पे पाया जाता है +1 का चार्ज, लिथियम पे पाया जाता है +1 का चार्ज, ऑक्सीजन पे पाया जाता है -2 का चार्ज। तो इसके जो होता है -2 और +1 थोड़ी ना सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर हम अगर 2 लिथियम ले लेते हैं तो ये जो होता है +1 मिलकर +2 हो जाएगा। ये +2 और ये -2 मिलकर जो होता है न्यूट्रल हो जाएंगे, और जो होता है इस तरीके से लिथियम जुड़ जाएगा। तो मैंने लिखा Li2 और O, मतलब 2 लिथियम ले लिया गया, ऑक्सीजन को 1 ले लिया गया, और यहां पर देखिए कंपाउंड बन गया। अब उन्होंने कहा कि इस फॉर्म में जो भी एलिमेंट्स आएंगे मैं मान लूंगा कि वो जो होता है वो सब एक प्रॉपर्टीज रखते हैं। जैसे अगर बात किया जाए सोडियम का, तो सोडियम जो होता है वो भी बनाता है Na2O, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स के पास +1 का चार्ज रहेगा वो सब इसी तरीके से ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जुड़ेंगे। उस तरीके से पोटेशियम का ले लिया गया तो K2O हो जाता है। अच्छा, अगर उन्होंने कहा जैसे दूसरा लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया बेरिलियम, तो Be के पास +2 होता है, तो ऑक्सीजन के पास -2 होता है। तो देख लीजिए कैसे जुड़ेगा, तो ये जुड़ जाएगा ना, BeO हो जाएगा ना, क्योंकि +2 और -2, ये अकेले जो होता है +2 दे रहा है, अकेले -2 दे रहा है, तो दोनों इस तरीके से जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा BeO। इसी तरीके से बेरिलियम के बाद जो होता है मैग्नीशियम MgO, उसे कैल्शियम जो होता है CEO। तो उन्होंने कहा कि जो चीज जो है सेम, जो भी एलिमेंट सेम कंपाउंड बनाएंगे मैं उनको मान लूंगा कि वो जो है सेम प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो इस बेसिस पे उन्होंने अपना केमिकल जो होता है इसी को कहा गया बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज का यूज करके जो मैंडलीव साहब ने अपनी पीरियोडिक टेबल को बनाया है। तो आपको ये समझ में आ गया, इस तरीके से आप दिखा देंगे। और विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, कौन सा लिया था उन्होंने? 2 चीज ली थी, विद द हेल्प ऑफ, क्या लिया था? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यूज किया था उन्होंने, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यूज करके उन्होंने अपने मैंडलीव से अपने पूरे पीरियोडिक टेबल को बनाया है। ये बात इतना समझ में आ गया। इनका अचीवमेंट क्या था बेटा? इनका अचीवमेंट मैंने आपको बताया था, इनके पीरियोडिक टेबल में जैसे ये पीरियोडिक टेबल बना रहे थे, तो जैसे मान लीजिए उन्होंने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था अपने पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स को। इन्होंने सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया था, तो इन्होंने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था। जैसे मैंने कहा कि भैया ए एलिमेंट है और इसका एटॉमिक मास है 2, और बी में एलिमेंट है इसका 4 है, सी जो होता है इसका 6 है, और अचानक से एक डी एलिमेंट है जिसका 10 था। तो इनको ये गैप दिखाई दिया। इस गैप को उन्होंने समझ लिया कि यहाँ पर अभी, क्योंकि उस समय डिस्कवरी इस एलिमेंट की हो रही थी, तो इनको समझ में आ गया कि यहाँ पर अभी एक एलिमेंट है जो कोई खोजा नहीं गया, क्योंकि ये गैप जो होता है अचानक से बढ़ गया। उन्होंने कहा कि अभी जो है, इन्होंने कहा इसे ई नाम देता हूं, और इसको जो होता है उन्होंने डी नाम दिया। उन्होंने कहा कि डी जो होता है 8 पे रहेगा अभी, जो कि खोजा जाएगा। तो अचीवमेंट इनकी थी कि सबसे पहली बात तो इन्होंने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया था। जितना इनके जमाने उस समय जो होता है 63 एलिमेंट्स को अरेंज कर लिए गए थे, सारे 63 एलिमेंट्स को अरेंज किए थे। पहली बात, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में 63 एलिमेंट को अरेंज किए थे, सबसे पहली चीज। दूसरा, इन्होंने जो है प्रिडिक्ट किया था एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट किया था, जो कि डिस्कवर नहीं हुए थे। किस बेसिस पर प्रिडिक्ट किया था बेटा? ये जो होता है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर अगर एलिमेंट 2 ABCD जो है और इस तरीके से थे, तो यहाँ पर अगर ए का मास 2 है, बी का 4 है, यहाँ पर 6, अचानक से 10 आ गया, तो उन्हें समझ में आने लगा कि कोई जो है एक एलिमेंट बीच में डी है, सी के बाद जो होता है ई रखा गया था। तो इन्होंने समझ गए कि कोई एलिमेंट जो डी है जिसका जो है अभी ये नेचर में एग्जिस्ट करता है, बट हम लोग इसे जान नहीं पाए हैं। तो ये डिस्कवरी जो होता है इस तरीके से जो होता हो गई थी। तो मतलब इन्होंने एक प्रिडिक्शन लगाया जिसकी वजह से ये डिस्कवरी करने में काफी आसानी हुई इन एलिमेंट्स की। तो वहां पर कौन कौन से एलिमेंट थे बेटा? वहां पर एलिमेंट्स इन्होंने नाम दिए थे, कुछ मैं आपको बताता हूं। नाम उन्होंने दिया था, वो क्या क्या नाम दिया था, और जो होता है कौन कौन से एलिमेंट्स थे। वो जो एलिमेंट्स थे बेटा, वो इका बोरोन थे। देखा, इन्होंने नाम दिया था सबसे पहले। इन्होंने अपना जैसे अब ये जो होता है कुछ नाम दिए थे, बाद में वो जब खोजे गए तो उनका कुछ नाम पड़ा, तो ये पूछा जाता है आपसे। जैसे देखिए, एक इन्होंने दिया था इका बोरोन, फिर ठीक है, उसके बाद इन्होंने दिया था इका बोरोन, फिर इका एल्युमिनियम दिया था, इका एल्युमिनियम, और इका जो होता है इका सिलिकॉन, ये तीन उन्होंने नाम दिया था। एक इका बोरोन था, एक इका एल्युमिनियम था, एक इका सिलिकॉन था। इका बोरोन को स्कैंडियम कहा गया था, SCANDIUM, स्कैंडियम। इका बोरोन को स्कैंडियम कहा गया था। इका एल्युमिनियम को गैलियम कहा गया था बेटा, गैलियम बाद में। और इका जो सिलिकॉन होता है उसे जर्मेनियम कहा गया था। ठीक है, जर्मेनियम।
तो ये आप तीनों याद रखिएगा एकदम अच्छे से, ताकि जो होता है, क्योंकि एग्जाम में यही एक नंबर में आपको जो कह रहे थे ना कि एक नंबर 2 नंबर में क्या पूछा जाएगा, तो एक नंबर में बेटा ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप ये नाम याद रख लीजिएगा। तो तीसरे एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट किया। अच्छा, जो होता है जब इनको प्रिडिक्ट किया तो इनके प्रॉपर्टीज के साथ प्रिडिक्ट किया, क्योंकि जब इन्होंने अरेंज किया था तब यहाँ से समझ में आ जाता है ना। जैसे अगर मान लीजिए जिससे ये जो होता है जहां पर ये जा रहे थे गैप्स, तो वहां इनको समझ में आ गया कि मतलब Li2O के अगर नीचे एलिमेंट आ रहा है तो जो एलिमेंट आएगा वो भी पॉजिटिव वाला है, क्योंकि Li2O के अगर नीचे आ रहा है तो Li जो होता है वो इसके पास वो +1 चार्ज रहता है ना। तो इस तरीके से ये समझ गए कि यहाँ पर +1 चार्ज रहेगा। इस तरीके से ये जो होता है प्रिडिक्ट किए थे, उनकी प्रॉपर्टीज भी प्रिडिक्ट कर दिए थे ना, प्रॉपर्टीज भी प्रिडिक्ट कर दिए थे, प्रॉपर्टीज को भी प्रिडिक्ट कर दिए थे, एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट किए थे। तीसरे एलिमेंट्स को सबसे पहले एकदम अच्छे से पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर दिया। दूसरी बार एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट किया। तीसरी बार जो होता है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी भी बता दी, भैया जो होता है ये नाम रहेगा और इनका इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी रहेगी, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी रहेगी, किस तरीके का ऑक्साइड बनाएगा, किस तरीके की कितनी इसकी डेंसिटी होगी, कितना इसका मास होगा, सब कुछ बता दिया था। ठीक है, उसके साथ साथ जो होता है जब नोबेल गैस, जो इनका अगला जो होता है अचीवमेंट ये था कि जब नोबेल गैस डिस्कवर की, उस समय जब ये बनाए थे अपना पीरियोडिक टेबल तो नोबेल गैस डिस्कवर नहीं हुई थी। तो जब नोबेल गैस डिस्कवर हुई तो आराम से एक पीरियड में आराम से इनके जो होता है नोबेल गैस को दिया गया विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, जो होता है बिना किसी इनके पीरियोडिक टेबल के डिस्टर्बेंस से एकदम बगल में एक जो होता है आराम से नोबेल गैसेस को एक अलग पीरियड बना के रख दिया गया। तो इस तरीके से मैंडलीव के पूरे पीरियोडिक टेबल ये 4 अचीवमेंट थी, जो कि मतलब ये पीरियोडिक टेबल बना के चले गए। उसके बाद भी जो होता है नोबेल गैस जब डिस्कवर हुई तो आराम से एक पीरियड में रख दिया गया। तो मतलब कितनी अच्छी बात है, उन्हें पता भी नहीं था, फिर भी इनका पीरियोडिक टेबल 1% अफेक्ट नहीं हुआ। लिमिटेशन की बात कर लेते हैं, तो लिमिटेशन क्या क्या था। तो लिमिटेशन सबसे पहला ये था कि इन्होंने कहा था कि मैं एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपना पीरियोडिक टेबल सेट कर रहा हूं, बट उनसे एक चीज नहीं हो पाई थी। जैसे एक होता है इनसे एक चीज नहीं हो पाई थी, तो कोबाल्ट था और निकल था। तो कोबाल्ट का जो होता है एटॉमिक मास होता है बेटा 58.9 और जो निकल का होता है वो 58.7 होता है। तो इन्होंने कहा एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इससे ये पता चलता है कि भैया अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप एटॉमिक मास के रख रहे हो तो सबसे पहले छोटा रखो, उसके बाद बड़ा रखो। तो पहले निकल रखो फिर कोबाल्ट रखो, बट इनके ऊपर जो एलिमेंट्स रखे गए थे उस पीरियोडिक टेबल में तो वो निकल की प्रॉपर्टी से मैच कर रहे थे। यहाँ पर कोबाल्ट को रखना उनकी मजबूरी बन गया था, क्योंकि इसके ऊपर जो एलिमेंट रखे थे वो कोबाल्ट की प्रॉपर्टी से मैच कर रहा था, यहाँ निकल लाके रख नहीं सकते थे। तो इस वजह से इन्होंने कहा कि ये एक एक्सेप्शन रहेगा, बट लोग एक्सेप्शन कहाँ मानते हैं। उन्होंने कहा नहीं ये तो एक लिमिट हो गई ना, एक कमी हो गई, लिमिटेशन हो गई। तो ये जो होता है कि जो होता है रॉन्ग ऑर्डर, जो होता है रॉन्ग अरेंजमेंट क्या था, रॉन्ग अरेंजमेंट था किस चीज का, जो होता है कोबाल्ट एंड निकल का। आप कोबाल्ट एंड निकल ऑफ कोबाल्ट एंड निकल, ये पहला जो होता है इनका लिमिटेशन थी। दूसरी लिमिटेशन थी बेटा आइसोटोप्स की, आइसोटोप्स की लिमिटेशन रहेगी दूसरी। आइसोटोप्स का मतलब जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन का जो होता है H1 होता है, H2 होता है, H3 मतलब हाइड्रोजन इसे कहा जाता है, ड्यूटेरियम इसे कहा जाता है, टाइटेनियम मतलब एटॉमिक नंबर तो वही है और एटॉमिक मास जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास H1 है, ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास 2 है और जो होता है ट्राइटियम का एटॉमिक मास 3 है। ठीक है, तीनों हाइड्रोजन के ही फॉर्म है। तो आप बताइए, आपने इसको तो बता दिया जो होता है कि यहाँ रखा जाएगा, लेकिन इनको कहाँ रखा जाएगा, इनको रखने के लिए कोई जगह नहीं बताई, आइसोटोप्स नहीं बताया गया, उसके बाद हाइड्रोजन का करेक्ट पोजीशन नहीं बता पाए। तो आज के पीरियोडिक टेबल में भी हमें हाइड्रोजन का करेक्ट पोजीशन नहीं मिलता है। हम हाइड्रोजन को जो होता है ना तो मतलब किसी भी ब्लॉक किसी भी ग्रुप में नहीं रखते हैं, उसे जो होता है चुपचाप ऊपर उठा के रख दिया गया है। तो ये तो आज भी एक मतलब ऐसे ही बना पड़ा है, एक मुद्दा बना पड़ा है, अभी तक ये सॉल्व नहीं हुआ है, एक मुद्दा ऐसा सॉल्व नहीं हुआ ना, और बाकी ये जो होता है 2 चीजें तो सॉल्व हो जाती हैं। तो इतनी बातें थी आपके जो होता है इन 2 क्वेश्चंस में। अब जो होता है हम लोग देख लेते हैं अपना जो होता है अगला क्वेश्चन। तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल के एडवांटेज पूछे गए हैं। एडवांटेज ऑफ पीरियोडिक टेबल होने से क्या क्या फायदे हैं, और उसके बाद हम आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताएंगे। देखो ये क्वेश्चन तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको आ रही है तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप ग्रुप का पीरियड का जब ट्रेंड पढ़ेंगे तो वहां इसी की पूरी जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं आपको इसे सिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर 2 नंबर का कोई क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पूछा जा सकता है। जैसे दे दिया गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बताइएगा, एटॉमिक नंबर इसका 11 है, ये दे देगा आपको। तो इस तरीके से आपको ये जो है ये आप करना अगर आता रहेगा तो 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, बनेगा कि नहीं बनेगा इसके चांसेस कम है, लेकिन इससे आपको बहुत सारे हेल्प मिलने वाली है। तो इसे ध्यान से देखिएगा, बाकी हम लोग एडवांटेज देख लेंगे। एडवांटेज क्या क्या है पीरियोडिक टेबल का। देखिए पीरियोडिक टेबल की वजह से हम सिस्टमैटिक वे में एक स्टडी कर पाते हैं, सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडी ना। आप स्टडी जो होता है एलिमेंट्स की स्टडी के लिए जो होता है एक सिस्टमैटिक वे है। जैसे देखिए ऐसे रहता है 118 एलिमेंट इस तरीके से रटने पड़ते हैं। अब एक सिस्टमैटिक वे है, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, इधर पी है, इधर बीच में डी है, इधर नीचे एफ ब्लॉक है, एलिमेंट्स को पूरा अरेंज कर दिया गया है अच्छे ऑर्डर में। तो वो सिस्टमैटिक वे होता है, जिससे स्टडी बड़ी आसान हो जाती है कि हमने जान लिया कि एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, यहाँ जान लिया कि एस के डी के सारे मेटल्स हैं, एफ के मेटल्स हैं, इधर जो होता है मेटल्स कैसे हैं, नॉन मेटल्स इस तरीके से जिगजैग बनाए हुए हैं। तो वो सारी बातें हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, इससे थोड़ा सा आसानी हो जाती है पढ़ने में।
मेक स्टडी इजी कैसे कहा गया, दूसरी पहला पॉइंट के बाद तीसरा पॉइंट देखते हैं। मेक स्टडी इजी, स्टडी मतलब पढ़ने को आसान बनाता है। कैसे बनाता है, जैसे आपने अगर रट लिया जो होता है, अगर आपने रट लिया एक चीज खाली रट लीजिए, ग्रुप नंबर 1 में जो होता है आपने रट लिया, ग्रुप नंबर 1 में क्या कहता है, लिथियम LiNaK RbCsFr, आपने इतना रट लिया कि ये एलिमेंट्स ग्रुप 1 में आते हैं। और मैंने कह दिया आप कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के पास जो होता है, सबके पास जो होता है प्लस एक जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, सबकी वैलेंसी एक होती है। अब आपको सबके सब पता चल गए हैं, वरना ऐसे रटना पड़ता सबको कि लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक, लिथियम की वैलेंस एक। अब ऐसे आप याद करिए कि ग्रुप 1 के जो होता है सभी एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी एक होती है। तो इस तरीके से मतलब एक मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, आपको याद नहीं करना है, आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूं कि इससे स्टडी बड़ी आसान हो जाती है। इस तरीके से बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो ग्रुप्स में एकदम सेम रहती हैं, ग्रुप्स में किस तरीके से वैरी कर रही हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो इससे आपको आसानी हो जाती है पढ़ने में। पोजीशन हेल्प इन स्टडी, अच्छा पोजीशन भी बड़ी मदद करती है। जैसे हमने कह दिया ना कि एस ब्लॉक के जो होता है सारे एलिमेंट्स मेटल हैं, तब आप एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की पोजीशन जान गए हैं कि इसमें जो होता है एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, आपको जो होता है पढ़ने में बड़ी आसानी हो जाएगी। मैंने कहा डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स जो होता है, यहां पर जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो भी सबके सब जो है आपके मेटल्स हैं। तो अब जो होता है एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, मैंने कहा पी ब्लॉक में जो होता है कुछ मेटल्स हैं कुछ नॉन मेटल्स। इस तरीके से मैंने कहा कि ये पी ब्लॉक है, तो पी ब्लॉक में कुछ मेटल्स हैं कुछ नॉन मेटल्स हैं। तो मैंने कह दिया जिगजैग वाली जो लाइन चल रही है इस तरीके से, वहां से इधर के नॉन मेटल्स हैं इधर के मेटल्स हैं, तो आपको बड़ी ही आसानी हो जाती है पढ़ने में। तो ये सब जो होता है फायदे होते हैं पीरियोडिक टेबल के। तो पीरियोडिक टेबल के फायदे होते हैं इस तरीके से। और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैं आपको बता देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस तरीके से है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का। तो सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, सबसे पहले तो एकदम ध्यान से पढ़ते रहिए, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सब क्वेश्चन जो होता है आपको क्वेश्चन पेपर में जरूर से जरूर कुछ ना कुछ यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में बन रहा तो इन्हीं सब क्वेश्चन को बनाया जाएगा और कहीं से बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आता बेटा। तो इसे एकदम ध्यान से देखते रहिएगा, हर क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़िएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जैसे हमसे कह दिया गया कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करिए, तो एटॉमिक नंबर आपको याद रहना चाहिए। तो 20 तक एटॉमिक नंबर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि याद कर लीजिए, 20 तक एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट्स का याद कर लीजिए। जैसे जो होता है एक का हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, इस तरीके से जो है ये 2 है ये 3 है, फिर बेरिलियम का 4 होता है ना, और बोरान का 5 होता है। इस तरीके से आप जो होता है 20 तक कम से कम करके याद कर लीजिए, आपको हर जगह ये काम आने वाला है। तो चलिए हमने मान लिया कि सोडियम का जो है एटॉमिक नंबर 11 होता है, ये हमें पता था। अब हमसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने को कह रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के लिए आपको एक नंबर याद रखना है 28818। वैसे जो होता है 288 और 2 तक जाते जाते आपका काम चल जाएगा, क्योंकि 20 एलिमेंट्स को ही आपको याद रखना है। तो 8 8 16 2 18, इसमें 2 ही जाएगा। तो 28818 आपको एक नंबर बस याद रखना है। अब जो देखिए सबसे पहले जो होता है इस 11 को, 11 का मतलब होता है इसके पास बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स है और 11 प्रोटॉन है। 11 का मतलब होता है 11 प्रोटॉन है। इस 11 का मतलब होता है इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन है, ये 11 शो करता है। जो एटॉमिक नंबर 11 है यानी कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है, ये यही बताता है एटॉमिक नंबर आपका। चलिए इतना समझ में आ गया है। अब इस 11 को सबसे पहले आपको इस फॉर्म में तोड़ना है। इस फॉर्म में तोड़ना, जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपको इसे 2, जैसे मैं आपको एक करके बताता हूं। जैसे देखिए इसको मैंने पहले जो होता है इसे 2 दे दिया। पहला ये कहा जाता है कि पहले आपको जो होता है यहाँ पर इस 11 को जो होता है, अगर 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन रख देंगे तो कितना बचा अब इसके पास। अब इसके पास बचा सिर्फ 9 इलेक्ट्रॉन। 9 इलेक्ट्रॉन में से अगर 8 इलेक्ट्रॉन फिर से दूसरे वाले जो होता है दूसरे वाले पार्ट को दे देते हैं, तो अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा बताओ। अब इसके पास बचा 1 इलेक्ट्रॉन। तो फिर जो होता है तीसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन दे सकते थे, बट तीसरे वाले में आपने कितना दिया, सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेटा मैंने आपको सेल में बताया था, अच्छे से समझाया था, बट कोई नहीं, यहां पर आप इस तरीके से समझ लीजिए, ये भी आसान है। देखिए मैंने कह दिया कि जैसे मान लीजिए हमें 12 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना है। जैसे सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है, चलो मैग्नीशियम का 12 कर लेते हैं। बताओ अब 12 मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे होता है। देखो ये सबसे पहले इसे क्या करो कि 12 में से सबसे पहले आप जो था पहली वाली सेल को, ये सेल समझो, 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल, इसे सेल समझो। तो पहली वाली सेल को हमने दे दिया 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहली वाली सेल को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, सिर्फ और सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन बचा। दूसरी वाली सेल को दे देते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दूसरी वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है। तो दूसरी वाली सेल को हमने दे दिया 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 8 इलेक्ट्रॉन जब यहां से निकलेंगे तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ बचा 2 इलेक्ट्रॉन। तीसरी वाली सेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन दे सकते थे, बट हमारे पास बचे कितने, सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेटा इसी को कहा जाता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। चलिए हम एक कर लेते हैं लिथियम का। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। तो देखिए इसका कैसे होगा, पहली वाली सेल में हम देंगे 2 इलेक्ट्रॉन ना। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, सिर्फ और सिर्फ। दूसरी वाली सेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन दे सकते थे, बट हमारे पास बचा सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया 2 1 लिथियम का। अच्छा इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं एक और आपको समझाने के लिए कर देते हैं कैल्शियम का। कैल्शियम का होता है 20। तो चलिए इसका करते हैं। तो सबसे पहले पहली वाली सेल में देंगे 2 इलेक्ट्रॉन ना, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, जिसके पास बचेगा 18 इलेक्ट्रॉन। 18 दूसरे वाले सेल में देंगे 8 इलेक्ट्रॉन पूरा, तब इसके पास कितना बचेगा, 8 देंगे तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ। तीसरी वाली सेल में देंगे फिर 8 इलेक्ट्रॉन। जब 8 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तब यहां से जो होता है अब जो होता है सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचा, 8 इलेक्ट्रॉन तो दे चुके हैं ना। चौथी वाली सेल में हम लोग भर
सकते थे 18 इलेक्ट्रॉन सिर्फ हमारे पास बचे हैं, लेकिन सिर्फ हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो ये देखिए 2882 जो है ये आपका कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करना आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द लॉ ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में देखिए बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इसे जरूर से जरूर पढ़िएगा। वैसे मैं जितने क्वेश्चन बता रहा हूं वो तो सब के सब इंपॉर्टेंट है, बट ये क्वेश्चन उन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद जो है मैं आपको एक 6वां क्वेश्चन बताऊंगा भी, वो 6वां भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं व्हाट आर द लॉ ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आप इन क्वेश्चंस को बेटा अच्छे से समझिए, पढ़िए, और जो है इसे याद कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस इसी क्वेश्चंस को घुमा फिरा के किसी तरीके से आपसे एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाएगा। तो आप जो होता है इन क्वेश्चंस को जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। और अगर आप जो होता है अभी इस पीरियोडिक टेबल का नोट्स नहीं मिला आपको, तो आप जो है मेरे जो होता है पर्सनल, मैंने आपको लिंक जो होता है, मैंने आपको जो होता है डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे रखा है 93055 93205 96205 मतलब जो होता है ये एक नंबर दे रखा है। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करिए जो होता है, और बताइए मुझे किस चैप्टर का नोट चाहिए। जितने चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं उन चैप्टर्स में से किसी भी चैप्टर का अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज करिए, मैं आपको जो होता है नोट्स सेंड कर दूंगा फ्री में। उसका कोई पैसा वैसा नहीं लूंगा, ऐसे घबराइएगा मैं जो होता है व्हाट्सएप पे कम मंगा रहे हैं। देखो मुझे जो होता है बहुत ज्यादा वेबसाइट तो मैं बना नहीं सकता अभी, और मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं है इस चीजों की, तो इसलिए मैं एकदम व्हाट्सएप पे बताता हूँ सिंपल, तो मैं वहां जानता हूँ। तो आप मुझे वहां मैसेज करिए, मैं आराम से आपको लिंक शेयर कर दूंगा। आप जो है आराम से पढ़िए, समझिए, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉ क्या है बेटा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉ है वो जैसे अभी तक हमने पढ़ा था कि जितने भी जैसे डोवेनियर हो, चाहे वो जो होता है डोवेनियर का ट्रेड रूल हो, चाहे न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल हो, चाहे मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल रहा हो, वो सबके सब जो होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास थे। बट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जो होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जो है क्या है बताओ? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बेटा बना हुआ है। बाकी सबके सब मॉडर्न जितने पीरियोडिक थे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास थे, बट जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास यानी कि एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बना हुआ। जैसे जो होता है सबसे पहले हम 1 रखेंगे, तो फिर उसके बाद 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, यानी कि ये इंक्रीज होता हुआ दिख जाएगा। इस तरीके से आपको सारे एलिमेंट्स अरेंज होते हुए दिखेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के जो होता है फॉर्म में अरेंज करना है, ठीक है। और उसके बाद हर एलिमेंट्स को जो होता है एक फिक्स टाइम में, एक फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल में हर एलिमेंट्स रिपीट करेगा, यानी कि हर ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स रखे गए हैं बेटा वहां पर सबकी प्रॉपर्टी सेम है। अभी हम यहां पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बहुत सारी बातें। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ ये सब जो होता है इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होता है इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप इसे प्रूव करके बताइए कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है तो मैं आपको बता दूं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने आपको बताया था एक नंबर 2 8 8 18 18 32 32 जो है मैं आपको अभी पिछली वीडियो में बताया 2 8 8 18 तक ना, ये आगे चल के 18 18 32 32 तक जाता है। तो इन सबको अगर जोड़ लिया जाए तो ये हो जाएगा बेटा 118, जो कि अभी तक हमारे पास 118 एलिमेंट है। तो पहला चीज जो प्रूव करता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बना हुआ। चलो जो था दूसरा प्रूव कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो टोटल नंबर कितना आया 7, और हमारे पास 7 पीरियड भी हैं। जैसे दूसरी बात है वो बताती है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे बना हुआ है। दूसरी बात, चलो तीसरी बात कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हम लोग उठाते हैं पीरियड नंबर 1। पीरियड का मतलब बेटा समझ रहे हो ना, जैसे यहां से यहां जो चलता है उसे कहा जाता है पीरियड, इधर से इधर जो चलता है उसे पीरियड कहा जाता है, जो ऊपर से नीचे की तरफ चलता है उसे कहा जाता है ग्रुप्स। जिस तरीके से आपको ये खाना दिख जाता है, यानी कि लाइनें दिख जाती हैं, ये कंपार्टमेंट बेटा, ये कंपार्टमेंट, इस तरीके से कंपार्टमेंट जो दिखता है इन्हें कहा जाता है बेटा, इन्हें कहा जाता है ग्रुप्स। और ये जो होता है इस तरीके से जो आगे चलता हुआ दिखता है ये कहा जाता है बेटा पीरियड, ये कहा जाता है पीरियड। तो आपको पीरियड समझ में आ गया है, तो मैं आपको बताता हूं पीरियड के बारे में। देखिए इस तरीके से जो पीरियड है यहां से यहां तक चलता हुआ इस तरीके से। तो इस पीरियड में अगर हम पहले पीरियड को उठाते हैं तो पहले पीरियड में सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम 2 ही एलिमेंट हैं। दूसरे वाले पीरियड में 8 एलिमेंट है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन जो होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इस तरीके से। उसके बाद फिर अगले वाले एलिमेंट में फिर जो अगले वाले पीरियड में फिर 3 जो होता है, पीरियड नंबर 1 है, 2 है, ये पीरियड नंबर आपका 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। तो पीरियड नंबर जो होता है 3 में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 एलिमेंट है, और पीरियड नंबर 4 में 18 एलिमेंट है, और पीरियड नंबर 5 में 18 एलिमेंट है, पीरियड नंबर 6 में
32 है और पीरियड नंबर 7 में भी 32 एलिमेंट है। तो ये आपसे फिर तीसरी चीज हो गई जो कि बताती है कि ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे बना हुआ है। तो इतनी बातें हो गई कि हमने प्रूव भी कर लिया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे बना हुआ है। अब हम समझ लेते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बहुत सारी बातें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बातें समझ लेते हैं। सबसे पहला तो यही बात हो गई कि 18 ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं, 7 पीरियड होते हैं, 7 पीरियड होते हैं। आपका जो होता है 4 ब्लॉक होता है, 4 ब्लॉक होता है, ब्लॉक होता है। कौन कौन सा ब्लॉक होता है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, कौन कौन सा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक होता है। जो होता है सबसे पहली बात कर लेते हैं एस ब्लॉक जो होता है और डी ब्लॉक जो है और एफ ब्लॉक, ये सबके सब क्या होते हैं? सबके सब बेटा होते हैं मेटल, मेटल होते हैं। और आपके जो होता है पी ब्लॉक में कुछ मेटल होते हैं, मेटल प्लस नॉन मेटल प्लस मेटलाइट सब होते हैं, मेटल प्लस नॉन मेटल प्लस जो होता है मेटलाइट सब होते हैं, मेटलाइट होता है, ये मेटलाइट मैंने लिखा है। तो जो होता है पी ब्लॉक में मेटल नॉन मेटल मेटलाइट होते हैं। अच्छा मैं यहां से ये भी कह सकता हूं कि मेटलाइट जो होता है वो जिग जैग पोजीशन में जो होता है, जिग जैग जो होता है जिग जैग फॉर्म में जो है अलग हुआ होता है। कैसे जिग जैग फॉर्म में? इस तरीके से आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब उठाएंगे तो अगर ये पी ब्लॉक है बेटा, ये पी ब्लॉक है, यहाँ इधर एस ब्लॉक होता है, ये एकदम किनारे वाला जो ब्लॉक है, इस तरीके से इधर डी ब्लॉक रहता है, इधर देखो इधर डी ब्लॉक रहता है। ये जो पी ब्लॉक होता है इसे मैंने कहा कि ये पी ब्लॉक है, तो पी ब्लॉक में इस तरीके से जिग जैग फॉर्म में आपको एक लाइन जाती हुई दिखाई देगी इस तरीके से। इनके बीच का जो एलिमेंट होता है वो होता है बेटा मेटलाइट। तो मेटलाइट इधर के होते हैं नॉन मेटल, इधर के नॉन मेटल, इधर के होते हैं मेटल। तो इस तरीके से आपको मेटल और नॉन मेटल को डिवाइड करता हुआ मेटलाइट दिखेगा और मेटलाइट जिगजैग फॉर्म में दिखेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं और बातें थोड़ी बहुत कर लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहली बात तो जितने ग्रुप्स होते हैं, जैसे मैंने कह दिया ग्रुप नंबर 1, जैसे मैंने कह दिया ग्रुप नंबर 1 के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। मतलब जैसे मैंने कह दिया ग्रुप नंबर 1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका एक होता है, वैलेंसी भी एक होती है। हम लोग पढ़ चुके हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के जैसे क्या क्या है, Li है, Na है, K है, इस तरीके से Rb CS Fr है। तो Li जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 3 होता है तो 2 1 आ जाएगा। इसका जो होता है बेटा होता है 11 तो 2 8 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका करेंगे तो जो होता है इसका होता है 19, इसका हो जाएगा 2 8 1। ये एटॉमिक नंबर आपको पता है ना 2881 इसका हो जाएगा। तो इस तरीके से देख रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका एक आ रहा है। जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होता है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो 1 1 1 आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए इसे कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी भी जो होता है एक है, क्योंकि यही एक लूज कर देगा और जो है वो दूसरे से रिएक्शन कर लेगा। आगे मैं समझाऊंगा ये सब, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहां से पता चल गया कि ये जो ग्रुप्स होते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी सेम रहती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारी बातें इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पता चल गई। तो हम देख लेते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है ट्रेंड्स के बारे में। यहां से देखिए मैंने आपको पूरा का पूरा ट्रेंड बता दिया, तो आप घबराइएगा मत, ये पूरा का पूरा ट्रेंड पढ़ाने वाले हैं, ये तो एक वीडियो लेक्चर हो जाएगा। नहीं, ये मैं आपको ट्रेंड थोड़ा बहुत बता रहा हूं। इसमें से सारे ट्रेंड्स पूछे नहीं जाते हैं, बट 1 नंबर 2 नंबर के लिए मैं आपको थोड़ा सा ट्रेंड बता देता हूं। आप इस तरीके से बना सकते हैं, मैं आपको समझाता जाऊंगा, आप उसे बना लीजिएगा। इससे आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। इससे क्या होगा कि बाय द वे कुछ भी पूछा जा रहा है तो आप उसे बता देंगे, लेकिन इनके पीछे का रीजन होता है। तो रीजन का जैसे आपको होता है, आपको साइज ऑफ एटम का रीजन जानना है, आपको मेटेलिक कैरेक्टर का और केमिकल रिएक्टिविटी का रीजन जानना है, इन तीनों का रीजन जानना है। तो मैं आपको इन तीनों को डिटेल में अभी थोड़ा बहुत समझा दूंगा। और यहां से जो है आपको एक तरीके से यहां से आप सबका जो होता है आप एक तरीके से अगर 1 नंबर 2 नंबर में पूछता है तो आप उसे लिख लेंगे। बाकी रीजन इनके पीछे का क्या है, तो उसमें से 3 चीजें मैंने देखी है कि यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आपके हर जगह पर है, एनसीईआरटी से लेकर जो होता है आपके एग्जाम्पलर तक हर जगह पर यही क्वेश्चंस बार-बार आपको देखने को मिलते हैं। तो ये हम डिटेल में समझ लेंगे कि इसके पीछे का रीजन क्या है। हमने वीडियो लेक्चर में भी समझा था, यहां भी समझ लेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ये क्वेश्चन से आपको पक्का कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और ये इसमें से आपको पक्का कुछ ना कुछ यहीं से क्वेश्चन बनता है, हर बार यहीं से बनता है। इसको जो होता है ये बड़ा है इसलिए पूछा जाता है, इसलिए इसे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेंड्स में, ग्रुप्स में और पीरियड में ट्रेंड। ग्रुप्स किसे कहा जाता है, मैंने अभी आपको बताया कि यहां से जो ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से जो आपके जो बॉक्स बने होते हैं, यहाँ पे जो एलिमेंट होते हैं, इसी को बेटा कहा जाता है ट्रेंड्स। इसी को कहा जाता है ग्रुप्स। तो ये ग्रुप्स हो गए आपके। और पीरियड क्या होता है, तो यहां से यहां जब चलेंगे तो इस तरीके से आपको गैप दिखाई देंगे, तो ये जो होता है बेटा पीरियड होता है। तो पीरियड होता है, तो पीरियड जो है वो लेफ्ट टू राइट की तरफ चलता है, और ग्रुप जो होता है वो अप से डाउन की तरफ चलता है। तो अप से डाउन की तरफ आपका ग्रुप चलेगा, लेफ्ट टू राइट की तरफ पीरियड चलेगा। तो हम जो होता है अप टू डाउन लेके आएंगे किसी भी एलिमेंट को, उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेगा वो देखेंगे। और जो होता है पीरियड होता है लेफ्ट से राइट चलता है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ जब किसी पीरियड में हम बढ़ेंगे तो वहां पर क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो देखेंगे। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जैसे मैंने कहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीख जाइए, तो लिथियम मैंने कहा था। अगर सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम का क्या था, सोडियम का गया था तो 281 होता था, 281 होता है। तो जो 1 है यही उसी को कहा जाता है बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यही आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर जो बचता है उसी को जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर आप ग्रुप्स में किसी भी ग्रुप्स में उठा के देखेंगे, चाहे ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएंगे, जैसे आपका लिथियम था, मैंने आपको बताया था अभी पीछे ही तुरंत बताया था कि Li हो या फिर Na हो या फिर K हो, इस तरीके से Rb CS Fr कुछ भी हो, तो यहाँ पर
इसका होता है 3, तो इसका हो जाएगा 2 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका हो जाएगा, इसका होता है 11, तो इसका हो जाएगा 2 8 1, ये 1 है ना, तो ये जो होता है 2 1 हो जाएगा, इसका 2 8 1 हो जाएगा, इसका होता है 19, तो इस तरीके से इसका हो जाएगा 2 8 8 और 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से सबके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में एक ही इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं। इस तरीके से आप समझ जाएंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके होते हैं सेम, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सेम, ठीक है। तो ये आप समझ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी जो होता है पीरियड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिफर होते हैं। पीरियड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा डिफर होते हैं, पीरियड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफर होते हैं। तो जैसे आप जो होता है, आप जब यहाँ से उठाएंगे ना सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, तो इस तरीके से जब आप निकालेंगे तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आएगा 1, इसका आएगा, इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8 2 होता है, तो इससे हमें पता चलता है इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2। इस तरीके से इसका होता है 3, इसका आप निकालेंगे तो इसका आपको 4, इस तरीके से 5 6 7 और 8 तक जाता हुआ आपको दिखाई देगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस तरीके से सबके 1 से लेकर 8 तक दिखाई देंगे आपको। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैं आपको समझा दिया हूं। अब जो होता है वैलेंसी की बात कर लेते हैं। वैलेंसी क्या होती है, जैसे कि कोई भी जो होता है इस फॉर्म में पहुंचना चाहता है, हर कोई इस फॉर्म में पहुंचना चाहता है, जो 2 8 8 18 है ना, इसी फॉर्म में हर कोई पहुंचना चाहता है, चाहे वो गेन करके पहुंचे चाहे वो लूज करके पहुंचे। तो देखिए, अगर मैंने कहा कि एक सोडियम है, उसका होता है 2 8 1, ये होता है ना 2 8 1। अगर इसके पास होता है, दो ऑप्शन है कि ये 2 8 8, अगर 2 8 8 पहुंचना चाहता है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाए तो ये 2 8 8 हो जाएगा। या तो ये कर सकता है, दूसरा ये कर सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन भैया अपना निकाल दे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, जिसकी वजह से लूज कर देगा तो ये 0 हो जाएगा। तब इसके पास सिर्फ और सिर्फ बचेंगे 2 और 8 ना, इस तरीके से सिर्फ 2 8 बचेंगे। अगर इसे लूज कर देता है तो 2 8 बचेंगे, तो भी इस फॉर्म में पहुंच सकता है। तब बताइए कि जो होता है इसके लिए क्या आसान है कि 2 8 जो होता है, ये एक जो होता है लूज कर देगा, 7 गेन कर लेगा। अब ये सी बात है, एक लूज कर देगा आसान रहेगा, 7 फिर गेन करने जाएगा तो कहां से 7 इलेक्ट्रॉन्स ला पाएगा, ठीक है। तो ये काफी कठिन हो जाएगा इसके लिए। तो ये जो होता है, इसलिए ये करता है कि एक लूज कर देता है, तो जो जितना लूज कोई करता है या जितना गेन करता है उसी को उसकी वैलेंसी कही जाती है। तो इस तरीके से सभी के अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सभी का, अगर मैंने कहा कि ग्रुप नंबर 1 में सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, तो वैलेंसी भी सेम होगी ना, सब जो होता है एक एक लूज कर देंगे, तो इस तरीके से वैलेंसी भी सेम होती है किसी भी। अच्छा, ग्रुप नंबर 2 की बात करेंगे तो सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा, तो वैलेंसी भी 2 ही होगी ना बेटा। तो वैलेंसी भी 2 होगी क्योंकि वो 2 होता है, 2 लूज कर देंगे सबके सब। तो कितना लूज किया जा सकता है, कितना गेन किया जा सकता है, वो बात कर लेते हैं। तो देखिए, एक जिसके पास रहे, जिसके पास 2 है, जिसके पास 3 है, जिसके पास 4 है, तो 1 2 3 4, अभी हम 1 से लेकर 8 तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें ना, तो 1 2 3 4 जिसके पास रहता है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो होता है लूज कर देता है, और वो जो होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन मतलब लूज कर देता है, और वो वैलेंसी जो होता है लूजिंग वाली रखेगा। लेकिन जिसके पास 5 हो, जिसके पास 6 हो, जिसके पास 7 हो बेटा, जिसके पास 5 और 6 हो, 8 वाला तो ऑलरेडी जो होता है इस फॉर्म में पहुंचा हुआ है ना, देखो 2 8 8 के फॉर्म में पहुंचा हुआ है ना। लेकिन जिसके पास 7 होते हैं, इस 5 6 7 होता है, ये अब लूज नहीं करते हैं, ये गेन करते हैं। तो जिसके पास 5 होगा वो 3 जो होता है वो गेन कर लेगा, पहुंच जाएगा 8 पे। जिसके पास 6 होगा वो गेन कर लेगा 2 और पहुंच जाएगा 8 पे। जिसके पास जो होता है 7 होता है वो 1 गेन करेगा और 8 पे पहुंच जाएगा। तो ये जो होता है, ये लोग जो होता है गेन करते हैं। जो पीरियड नंबर 17 में होंगे बेटा, उनका वैलेंसी होगी, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 7 और वैलेंसी होगी 1। जो 16 में होंगे उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा और वैलेंसी होगी 2। जो 15 में आपके ग्रुप नंबर 15 में होंगे, उनका जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, बट वैलेंसी होगी आपकी 3। इस तरीके से आपको ये पता चल गया। तो आप इस तरीके से याद कर लीजिएगा। अगर आप ज्यादा नहीं याद कर पा रहे हैं तो आप इतना याद करिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है, वैलेंसी सेम होती है जो होता है ग्रुप्स में। और पीरियड में जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से 8 तक वैरी करता है, 1 से 8 तक बढ़ता हुआ चला जाता है, और वैलेंसी जो होता है 1 से 4 तक जाती है, फिर 4 से जो होता है घटती हुई 0 तक पहुंच जाती है। 4 3 2 1 फिर 0 आ जाती है। अभी मैंने बताया था ना, इसका 3 आ रहा था, इसका 2 आ रहा था, इसका 1 आ रहा था। जो 8 वाला है ऑलरेडी जो होता है 8 वाला है, उसको कुछ करना ही नहीं, तो इसका जो होता है 0 हो जाएगा। तो ये आपको 1 2 3 देखने को मिला। इस तरीके से जो है 4 मिलेगा, यहाँ से 1 से 4 तक पहले भागती है, फिर 1 से 4 तक बढ़ती हुई जाती है, 1 2 3 4, उसके बाद फिर जो होता है 4 के बाद 3 2 1, उसके बाद 0 हो जाती है। तो ये आपको समझ में आ चुका है 2 बातें। अब अभी हम जो होता है इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो साइज ऑफ एटम में, ग्रुप्स में साइज ऑफ एटम जो होता है, जब डाउन द ग्रुप जाएंगे ऊपर से नीचे की तरफ तो इंक्रीज करती है, और पीरियड में जब जो हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर डिक्रीज करती है। मैं आपको इसे डिटेल में समझाने वाला, आप टेंशन मत लीजिए। उसके बाद मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं। तो मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है बेटा डाउन द ग्रुप ये भी इंक्रीज करता है, और केमिकल रिएक्टिविटी भी जो होता है डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। मैं तीनों आपको अभी समझाने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद अगर हम पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड में साइज ऑफ एटम क्या करता है, पीरियड में साइज ऑफ एटम जो होता है वो डिक्रीज करता है, मैं समझाऊंगा इसे। और मेटेलिक कैरेक्टर जो है ये भी जो होता है पीरियड में जो होता है जब लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो ये भी डिक्रीज करता है। केमिकल रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी पहले डिक्रीज करती है फिर इंक्रीज कर जाती है, पहले डिक्रीज करती है फिर इंक्रीज कर जाती है। तो देखो डिक्रीज कैसे करती है, कैसे इंक्रीज करती है, मैं आपको ये भी चलो अभी आगे समझाता हूं, तो इसे छोड़ दो यहीं पर, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं, बस आप इसे याद रखिएगा। अभी नेचर
नेचर ऑफ ऑक्साइड की बात करते हैं तो ग्रुप में नेचर ऑफ ऑक्साइड में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। जैसे मैंने कह दिया कि ग्रुप 1 के सभी एलिमेंट जो होता है वो मेटल है, तो मेटल जो होता है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। मेटल ऑक्साइड क्या होगा? बेसिक होगा। मेटल ऑक्साइड होता है बेटा बेसिक। अगर नॉन मेटल होगा, अगर मान लो कोई ग्रुप है उसका सब जो होता है नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल जो होता है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो बनाएगा एसिडिक ऑक्साइड। क्या बनाएगा? एसिडिक ऑक्साइड। ये आपको दो कंसेप्ट याद रखने हैं, ये आपको दो कंसेप्ट याद रखने हैं। जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड जो बनेगा वो बेसिक होगा। जब नॉन मेटल जो होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होगा वो एसिडिक ऑक्साइड होगा। इस तरीके से जो ग्रुप 1 और 2 होते हैं वो मेटल होते हैं, एस ब्लॉक क्या होते हैं, इसलिए वो जो होता है बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। ग्रुप जो 5 ये जो होता है ये 15 है बेटा, ये 15 है, ये 16 है, 17। तो ग्रुप नंबर जो 15 16 17 के होते हैं वो ये 13 14 है। तो ग्रुप नंबर 15 16 17 के होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। मैंने अभी बताया था कि वो नॉन मेटल उधर के जो होता है पी ब्लॉक के वो नॉन मेटल होते हैं, तो नॉन मेटल बनाएंगे एसिडिक ऑक्साइड, ये हम जानते हैं। ग्रुप नंबर 13 14 के ये मेटल भले होते हैं लेकिन इनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसलिए ये बनाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसे लिख लीजिएगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक जैसे एल्युमिनियम बनाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, आपका सिलिकॉन बनाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज रखेंगे। ठीक है, तो चलिए जो होता है इतनी बातें हो गई आपके ग्रुप और पीरियड के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम लोग साइज ऑफ एटम, मेटेलिक कैरेक्टर और जो होता है केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में अच्छे से देखेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं साइज ऑफ एटम के बारे में, इसे डिटेल में समझ लेते हैं तीनों टॉपिक्स को, साइज ऑफ एटम, केमिकल रिएक्टिविटी और मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। तो साइज ऑफ एटम के बारे में सबसे पहले जो होता है हम लोग समझ लेते हैं। तो साइज ऑफ एटम सबसे पहले हम कहां समझते हैं? चलो हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले पीरियड में फिर समझ लेंगे ग्रुप्स में ना। तो सबसे पहले पीरियड में समझते हैं। तो देखो, अगर मैंने कहा कि मैं पीरियड नंबर जो होता है ले रहा हूं 3, पीरियड नंबर 3 ले रहा हूं, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं बताओ? सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्युमिनियम होता है, सिलिकॉन होता है, फास्फोरस होता है, सल्फर होता है, इधर क्लोरीन आ जाता है, ये होता है ना। तो ये जो होता है हमें पता है कि सोडियम जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो क्या होगा? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो इसका जो होता है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा 1, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5 आता है, इसका 6 आता है, इसका 7 आता है। अभी मैंने पढ़ा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 7 तक यानी कि 8 तक जाता है। क्लोरीन के बाद आर्गन आता है, आर्गन हमें नहीं लेना होता क्योंकि एक इनर्ट गैस होती है। ठीक है, तो इस तरीके से 1 से लेकर 7 तक आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो होता है सीरीज दिख जाएगी ना। तो इस तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन की सीरीज 1 से 8 तक दिख जाए, 1 से 7 तक 8 तक दिख जाएगी। तो हम लोग जो होता है साइज ऑफ एटम में सबसे पहले हम लोग जो होता है ग्रुप नंबर ये पीरियड नंबर 3 को लिए हैं, पीरियड में समझ रहे हैं फिर ग्रुप में समझेंगे। तो पीरियड नंबर 3 लिए हुए हैं और 1 से लेकर 7 तक एलिमेंट्स को ले गए हैं, 1 से लेकर 7 तक एलिमेंट्स को जो होता है ले गए हैं, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देख लिए हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं साइज ऑफ एटम में। तो देखिए मैंने कहा ये इनका अच्छा सबके सब जो होता है पीरियड नंबर 3 में है, तो इसका मतलब ये होता है बेटा पीरियड नंबर 3 अभी मैंने बताया था कि जब मैंने अभी पीछे बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस है। तो पीरियड नंबर 3 का मतलब ये होता है कि जो एलिमेंट्स पीरियड नंबर 3 में है उनके पास 3 सेल रहती है, जैसे देखिए अभी मैंने किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का ना, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 1 आता है। तो 1 सेल 2 सेल और 3 सेल ना, तीन बार में इसे रखा गया है ना एलिमेंट्स को, इसका मतलब इसके पास 3 सेल है। चलिए बना के दिखा देता हूं आपको किस तरीके से इसके पास 3 सेल है। तो देखिए इस तरीके से अगर मैंने कहा कि एक जो होता है मैंने पॉजिटिव चार्ज रख दिया जो होता है, उसके बाद मैंने एक पहली सेल रखी, पहली सेल में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कितना होगा 2 8 1। तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल रखते हैं, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरी सेल रखेंगे बनाएंगे, तीसरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बेटा 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तीसरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उस तरीके से जब हम मैग्नीशियम का रखेंगे तो मैग्नीशियम चलिए एल्युमिनियम रख लेते हैं, एल्युमिनियम का रखेंगे तो किस तरीके से होगा अभी आपको बढ़ता हुआ एक ऑर्डर दिखाना है, तो बढ़ता हुआ ऑर्डर मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा समझा के। तो इस तरीके से ये देखिए बन जाएगा। उसके बाद ये जो होता है सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया। उसके बाद जो होता है इसके पास पहली सेल हो जाएगी, ये पहली सेल हो जाएगी, ये पहली सेल हो जाएगी, ये दूसरी सेल हो जाएगी, ये तीसरी सेल हो जाएगी। तीसरी सेल में इसके पास होता है कितने इलेक्ट्रॉन से बेटा 3 इलेक्ट्रॉन है ना, 3 इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे। उस तरीके से 7वीं जब हम पहुंचेंगे 7वीं तक तो इस तरीके से इसके पास जो होता है एक सेल 2 सेल 3 सेल रहेगी और तीसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो मैं आपको यहाँ और यहाँ मैं बताता हूँ किस तरीके से जब हम पीरियड के अक्रॉस जो होता है चलते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करती है ना, एटॉमिक साइज डिक्रीज करती है। तो कैसे डिक्रीज करती है देखो, इस ये प्रोटॉन होता है, ये प्लस का निशान मतलब प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज। ये बताओ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होगा ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा ना, जरूर बनेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये इसे खींचता है। तो ये बताओ आउटर मोस्ट सेल को ये अकेले खींच रहा है ना, मतलब ये प्रोटॉन जो होता है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ तक आते 7 इलेक्ट्रॉन को खींचने लगेगा। तब बताओ अगर हम जो होता है किसी को एक जगह से खींचे और किसी को जो होता है 7 जगह से खींचे तो कौन ज्यादा खींचेगा? ऑब्वियस सी बात है, इसे 7 जगह से खींचा जाएगा। तो ये 7 जगह से जब खींचेगा तो छोटा नहीं हो जाएगा, ये ऑब्वियस सी बात है छोटा हो जाएगा। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा कि जो होता है साइज ऑफ एटम जो होता है पीरियड में डिक्रीज करती है, उसका रीजन है कि नंबर
ऑफ एटम्स जो होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है इंक्रीज करते हैं, जिसके वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से सेल चारों तरफ से खिंच जाती है और ये जो होता है इनकी साइज डिक्रीज करती हुई चली जाती है। तो ये आपका रीजन था जो कि मैंने आपको एकदम अच्छे से समझा दिया। तो उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं ग्रुप्स में किस तरीके से जो होता है वेरी करता है। ग्रुप्स में देख लेते हैं, तो ग्रुप्स में अगर आप जो होता है अप टू डाउन चलते हैं बेटा, अप टू डाउन चलते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कहा Li है, Na है, K है, Rb है, उस तरीके से बहुत है ना, Cs है, Fr है, तो आपको सब नहीं देखना है। अगर मैंने कहा लिथियम है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2-1, इसका होता है 2-8-1 ना, इसका होता है 2-8-1, इसका होता है 2-8-8-1 ना, इस तरीके से जो होता है इसका फिर आगे बढ़ेगा 2-8-8-18-1 जो होता है इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। ये 2-8-8-18-18-1 इसका हो जाएगा 2-8-8-18-18-32-32-1 इस तरीके से करता हुआ आगे चला जाएगा ना। तो ये जो होता है आपको यहां तक नहीं जाना है, आपको यहीं तक देखना है। तो ये बताइए यहां पर अगर मैं इसे बनाऊंगा तो ये हो जाएगा इस तरीके से, इसके पास 2 सेल रहेगी ना बेटा। देखो यहां पर मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज रख दिया गया, उसके बाद सबसे पहले इसे बनाते हैं। तो देखो यहां पर इसके पास 2 सेल है, इसके पास जो होता है बेटा 3 सेल रहेगी। तो ये जो होता है इस तरीके से जब बनेगा, इस तरीके से बनेगा तो 1 2 3, तो इसमें से कौन बड़ा है, ये बड़ा है। इसके पास 4 सेल रहेगी तो इतना बड़ा हो जाएगा। तो ये बताओ कौन बड़ा हो रहा है। डाउन द ग्रुप जो होता है एटॉमिक साइज डिक्रीज करती है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स जुड़ती चली जाती है। तो ये जो होता है इतनी बातें थी इसके बारे में। और उसके बाद हम लोग समझ लेते हैं अगली बात जो है, अगला क्या है, अगला है आपका मेटेलिक कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, देखो मेटेलिक कैरेक्टर अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रुप्स में मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं। ग्रुप्स में मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो ग्रुप्स में क्या होता है बेटा, अप टू डाउन चलते हैं ना, अप टू डाउन चलते हैं। जैसे मान लिया हमने कहा Li है, Na है, K है और इस तरीके से Rb हो जाएगा, Cs हो जाएगा, फिर हमें जो होता है Cs हो जाएगा, बट हमें ये सब देखना नहीं है ना, Cs हो जाएगा, Fr हो जाएगा। हमें सिर्फ Li Na K से मतलब रखना है क्योंकि 20 तक ये हमें हमारे पेपर में आएगा, ठीक है। तो Li Na K में जो होता है बताओ होता है मोल रिएक्टिव कौन होगा। तो मैंने बताया था डाउन द ग्रुप जो होता है इंक्रीज करती है रिएक्टिविटी। क्यों रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, तो मैं आपको उसका रीजन बताता हूं। इसके पास देखो कितना हो गया 2-1 ना, इसके पास होता है 2-8-1। मैंने इसीलिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाया था बेटा, इसीलिए करवाया था। देखो हर जगह में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लगने वाला है, 2-8-8-1 होता है इसका। तो अब बताओ ये जो होता है, ये सबसे पहले इसे बना लेते हैं, एक बार फिर से बना लेते हैं। देखो ये बन गया, और देखो इसे बना लेते हैं, थोड़ा सा इसे बनाते हैं। ये देखो 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल। अब ये बताओ कि इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो ये बताओ कौन पास है कौन दूर है। जो ये पास है ना, ये पास है, तो ये बताओ ये जो पास है तो इसके ऊपर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी, ये दूर है तो इसके ऊपर कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी। तो ये अगर ये निकलना चाहे, दोनों में से निकलना चाहे तो कौन निकल सकता है आसानी से, ये आसानी से निकल सकता है, ये आसानी से नहीं निकल पाएगा क्योंकि ये बहुत ही पास है, इसकी वजह से इसके ऊपर सेंटर से ज्यादा फोर्स लगेगा। ये काफी दूर है, इसकी वजह से इसके ऊपर सेंटर से कम फोर्स लगेगा। ये हम समझते हैं। तो इस तरीके से अब यही रीजन हो जाता है कि अच्छा मेटल है कैसे जाता है, मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब मेटल का कैरेक्टर ना, मेटल किसे कहा जाता है, जो आराम से इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे, जो इलेक्ट्रॉन्स को आराम से लूज कर दे उसे मेटल कहा जाता है। तो ये आराम से लूज करेगा, ये आराम से लूज करेगा, आपको पता है ये लूज करेगा। तो यही रीजन होता है कि इंक्रीजिंग जो होता है इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, क्योंकि जो होता है ज्यादा दूर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन के दूर होने की वजह से आराम से वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं ना, सेंटर से इलेक्ट्रॉन काफी दूर हो जाते हैं, इसकी वजह से वो लूज कर देते हैं। अच्छा बात कर लेते हैं पीरियड में। तो पीरियड में किस तरीके से जो आपको वैरी देखने को मिलेगा मेटेलिक कैरेक्टर, बताओ मेटेलिक कैरेक्टर पीरियड में किस तरीके से वैरी देखने को मिलता है। तो मेटेलिक कैरेक्टर हम पीरियड में जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज करता है, हम लोग जानते हैं। देखो इस तरीके से अगर हम पहुंचते हैं, जैसे हमने पीरियड नंबर फिर से 3 ले लिया है, तो जो होता है इसका हम कहते हैं कि सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्युमिनियम होता है, सिलिकॉन होता है, फास्फोरस होता है, सल्फर होता है, क्लोरीन होता है ना, इस तरीके से। तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग जानते हैं कि अगर ये देखो ये आएगा एस ब्लॉक में, ये चले जाएंगे पी ब्लॉक में, और इस तरीके से फिर यहाँ ये जो होता है ये सब पी ब्लॉक में होते हैं। तो मैंने आपको बताया था एक जिगजैग लाइन जाती हुई, एक जिगजैग लाइन जाती है, तो इस तरीके से इधर के नॉन मेटल होते हैं, इधर के मेटल होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो है और ये है और ये है, ये 4 के 4 जो होता है मेटल होते हैं, और ये 3 के 3 जो ये 3 नॉन मेटल होते हैं। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रही है बेटा, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज नहीं हो रही है। मेटेलिक कैरेक्टर देखो इधर मेटल थे, इधर मेटल, इधर मेटल, इधर मेटल, उसके बाद जो होता है जाते जाते नॉन मेटल की तरफ पहुंच गए। अच्छा ये जो होता है स्ट्रॉन्ग मेटल होता है, ये बहुत ही हाई मेटल, ये हाई जो होता है मेटेलिक कैरेक्टर होता है, ये उससे कम, इससे कम, इससे कम, क्योंकि इसके पास होता है देखो 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7। मैं आपको फिर से एक बार फिर देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही करवा रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है एकदम आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन बचता है वो यही निकलता है ना। हम लोग अभी जो होता है कई बार इसे कर चुके हैं। तो सोडियम जो होता है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा तो आराम से लूज कर देगा ना। और जो होता है मैग्नीशियम जो होता है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है कि 2 इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियस सी बात है 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो काफी आसान से लूज हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन थोड़ा और समय लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन थोड़ा और समय लेगा ना। तो ये जो होता है चारों मेटल होते हैं, बट सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर 1 के पास होता है, फिर उससे कम 2, उससे कम 3, उससे कम 4, उसके बाद यहाँ तक आता है जो होता है ये नॉन मेटल हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो होता है मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, और उसके बाद आगे भी डिक्रीज ही करता है, पूरा डिक्रीज करता है। इधर तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर फिर इंक्रीज करने लगता है। तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज जो होता है पीरियड में, इस तरीके से आपको ये पता चल गया। अच्छा हम पीरियड की बात कर चुके हैं।
अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्रुप्स में। तो ग्रुप्स में मेटालिक कैरेक्टर का क्या प्रभाव पड़ता है? ग्रुप्स में मेटालिक कैरेक्टर का, ग्रुप्स में भी मेटालिक कैरेक्टर हम लोग पढ़ चुके ना। ग्रुप्स में मेटालिक कैरेक्टर जो होता है डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, क्योंकि वो जो होता है काफी दूर हो जाता है, एलिमेंट्स जो होता है वो इलेक्ट्रॉन जो होता है काफी दूर हो जाता है सेंटर से ना। अब हम लोग समझ लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की ना, केमिकल रिएक्टिविटी की, केमिकल रिएक्टिविटी की, केमिकल रिएक्टिविटी की क्या जो होता है, कैसे क्या केमिकल रिएक्टिविटी में क्या होता है देख लेते हैं। केमिकल रिएक्टिविटी में क्या होता है कि जैसे हम लोग जब जो होता है, हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं केमिकल रिएक्टिविटी ग्रुप्स में केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है। ग्रुप्स में केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है? ग्रुप्स में हम लोग जानते हैं ना, केमिकल रिएक्टिविटी जो होती है वो डाउन द ग्रुप जाते जाते जो होता है वो इंक्रीज करती है। केमिकल रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है कैसे? जैसे हम लोग देख लेते हैं एक बार जो होता है, फिर से ले लेते हैं ग्रुप नंबर 1 को तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, कैसे इंक्रीज करती है देख लेते हैं। तो अगर हम फिर से एक बार ग्रुप नंबर 1 को लेते हैं तो Li होता है, Na होता है, K होता है, Rb होता है, Cs होता है, Fr होता है, ये हम जानते हैं ना, जो होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम होते हैं। अच्छा, हम लोग समझ लेते हैं केमिकल एक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज कैसे करती है। तो केमिकल एक्टिविटी का मतलब कौन कितना रिएक्शन करेगा। तो देखो ये मेटालिक कैरेक्टर पे ही पूरा है। देखो यहाँ पर मैंने कहा 2-1 होता है, यहाँ पर होता है 2-8-1 होता है, यहाँ पर जो होता है 2-8-8-1 होता है ना, 2-8-8-1 होता है। इसके बाद जो होता है ये और जो होता है 2-8-8-18-18-1 हो जाएगा। ये जो होता है 2-8-8 जो होता है 18-18 जो होता है 18-18-32-1 हो जाएगा। ये जो होता है 2-8-8-18-18-32-32-1 हो जाएगा ना। इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। तो कुल मिला के अब मैंने बताया था ना कि ये काफी पास है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएगा। ये थोड़ा दूर है उससे ज्यादा लूज करेगा। उसके बाद ये जो होता है थोड़ा और दूर है तो ये और अच्छे से लूज करेगा, ये उससे और दूर रहेगा तो और अच्छे से दूर करेगा। किससे? सेंटर से ना। बट अभी मैं जस्ट बताऊं कि सेंटर से ये काफी पास होता है, जिसकी वजह से लूज नहीं कर पाता। ये सेंटर से दूर रहेगा तो ये आराम से लूज करेगा, ये तो सेंटर से और दूर रहेगा तो लूज करेगा। तो ये सेंटर से जो जितने दूर रहेंगे उतना जब आसानी से लूज करेंगे तो ये एकदम आसानी से लूज करेगा। तो जो जितना आसानी से लूज कर पाएगा इलेक्ट्रॉन्स को, वही तो सामने वाले से उतना अच्छे से रिएक्शन करेगा। जैसे मैंने कहा कि अगर सोडियम है और पोटेशियम है, तो अगर क्लोरीन आ रहा है तो सोडियम जो होता है ये लूज करेगा, पोटेशियम लूज करेगा। ऑब्वियसली बात है, पोटेशियम लूज करेगा, पोटेशियम खींच लेगा इसे तुरंत जो होता है और रिएक्शन कर जाएगा इससे ना। तो इस तरीके से ये जो होता है, तो कौन इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा। तो डाउन द ग्रुप जो होता है इंक्रीज करती है। आपको ये रीजन समझ में आ चुका होगा, ठीक है। इस तरीके से जितना जितना दूर जाएंगे उतना उतना जो होता है मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्टिविटी भी बढ़ती चली। अब हम लोग समझ लेते हैं केमिकल रिएक्टिविटी पीरियड्स में केमिकल रिएक्टिविटी समझ लेते हैं। पीरियड्स में केमिकल रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले उसमें क्या था कि सबसे पहले कुछ देर तक डिक्रीज करती है, यहां से पहले जो होता है हाईएस्ट रहती है, फिर डिक्रीज करती हुई जाती है, उसके बाद फिर जो होता है टाइम के बाद इंक्रीज करने लगती है। तो ये होता है ना। तो चलो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं पीरियड नंबर 3 का। वही पीरियड नंबर 3 फिर से एक बार जो होता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये था ना हमारा जो होता है पीरियड नंबर 3। पीरियड नंबर 3 में क्या आता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ये जो होता है इसमें हम लोग देखते हैं कि केमिकल एक्टिविटी कैसे क्या करती है। तो देखिए अगर मैं आपको सबसे पहले बताऊं, रीजन बाद में बताता हूं। सबसे पहले यहाँ तक क्या करती है? डिक्रीज करती है। उसके बाद यहाँ से क्या करती है? यहाँ से इंक्रीज करना चालू कर देती है और यहाँ इंक्रीज करती है। ये हम लोग जानते हैं कि केमिकल एक्टिविटी यहाँ तक डिक्रीज करती है, इसके बाद यहाँ से इंक्रीज करना चालू करती है, इंक्रीज करती है। अच्छा, डिक्रीज करती है, इसका मतलब इन चारों में सबसे हाईएस्ट कौन रिएक्टिव होगा? ये हाईएस्ट रिएक्टिव होगा ना बेटा, ये हाईएस्ट रिएक्टिव होगा, ये हाईएस्ट रिएक्टिव होगा। और ये भी अपने आप में हाईएस्ट रिएक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ से इंक्रीज करती है और इंक्रीज करते हुए सबसे ज्यादा जो होता है इसकी हो जाती है। तो ये अपने आप में हाईएस्ट जो होता है ये हाईएस्ट रिएक्टिव होगा। तो ये दोनों हाईएस्ट रिएक्टिव होते हैं, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 17। ये ग्रुप नंबर 1 में आता है, ये ग्रुप नंबर 17 में आता है। तो 1 और 17 के जो एलिमेंट्स होंगे वो सबके सब हाईएस्ट रिएक्टिव वाले रहेंगे। ये हमें समझ में आ चुका है। अच्छा, क्यों ऐसा होता है भैया? यहाँ से यहाँ तक जाते थे डिक्रीज करने लगती है, उसके बाद यहाँ आते थे इंक्रीज करती है। तो एक बार फिर से वही एकदम घिसा पिटा या पुराना जो होता है। एक ही चीज को आपको ध्यान में रखना है, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हर एक चीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे ही सॉल्व होती है, क्योंकि पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे बना हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इसका होगा एक, इसका जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो यहां से अगर हम सोडियम का करते हैं, इसका होता है 281 ना, 281, और इसका करेंगे तो 282 होगा, 282 क्योंकि इसका होता है 12, तो 2810, और ये जो होता है आखिरी बच्चा जो होता है 2, इसका करेंगे 283 होगा। इस तरीके से करते जाएंगे, इसका करेंगे 283 होगा। इस तरीके से देखिए, इसका हो गया 3, इसका हो गया 4, इसका हो गया 5, इसका हो गया 6, इसका हो गया 7। अब बताइए जो होता है कि एक लूज करना आसान है या दो, क्योंकि मैंने बताया था 1 से 4 जब लूज करते हैं, फिर 5वां जो आता है वो लूज नहीं करता बल्कि गेन करना चालू कर देता है ना, क्योंकि सबको 8 पहुंचना है, सबको 8 के फॉर्म में जाना है। तो अगर ये जो होता है 1 लूज कर देगा तो 28 बचेगा इसके मतलब इसके पास, तो ये जो होता है 8 के फॉर्म में चला गया। अगर जो होता है ये अपना 2 लूज कर देगा तो जो होता है 28 बच जाएगा इसके पास, तो 8 के फॉर्म में चला गया। तो 3 भी लूज करता है ताकि 8 पे पहुंच जाए, और जो होता है इस तरीके से 284 जो जिसके पास होता है वो भी जो होता है इसमें से भी ये 4 लूज करेगा और जो होता है 28 के फॉर्म में पहुंचेगा। तो 1 2 3 4 में सबसे लूज करना कौन आसान है? अब इसके बाद 1 लूज करना आसान है, उससे कठिन 2 है, उससे कठिन 3 है, उससे कठिन 4 है। तो यहां से देखो इस तरीके से डिक्रीज करती हुई चली जाएगी। जो
अच्छा, ये इतना समझ में आ गया है कि ये सबसे अच्छे से लूज कर देगा, ये थोड़ा और कम और मेहनत लगेगी, उससे थोड़ा और मेहनत लगेगी, इससे सबसे ज्यादा मेहनत लगेगी। इतना हमें समझ चुके हैं कि इससे मेहनत लगती है। अच्छा, इसे बताओ, ये इसके पास 5 है तो हम लोग जानते हैं ये 3 गेन करता है, इसके पास 6 है तो ये 2 गेन करता है, इसके पास 7 है तो ये 1 गेन करता है। जैसे देखिए इसका होता है 287 तो ये जो होता है क्या करता है, 1 गेन कर लेता है, 1 गेन कर लेता है और ये पहुंच जाता है 288 में, 288 तो इसी फॉर्म में पहुंचना ही था ना, तो 288 जो होता है, या तो 28 रह जाए या तो 288, मतलब लास्ट में 8 आना चाहिए, जो होता है इस फॉर्म में सबको पहुंचना है। तो देखो, तो ये 288 पहुंच गया, तो ये जो होता है 1 गेन करता है, ये 2 गेन करता है, ये 2 गेन करता है, 3 गेन करता है, इस तरीके से 5 3 8 हो जाता है। तो इस तरीके से हम समझ चुके हैं कि यहां से 1 गेन करना आसान है, 2 गेन करना आसान है, 3 गेन करना आसान है। अब ये सी बात है कि 1 गेन करना आसान है, 2 गेन उससे थोड़ा कठिन हो जाएगा, 3 गेन करना उससे कठिन हो गया। अब गेन और लूज करना तो समझ चुके हैं, तो केमिकल एक्टिविटी से क्या इसका तात्पर्य है, जो जितना आसानी से इस फॉर्म में पहुंच रहा है उतना केमिकली रिएक्टिव होगा। देखो, अगर मैंने कहा 28 जो होता है इसका 1 है, 281 है, तो जैसे ये इसे 1 लूज करेगा ना, ये 28 के फॉर्म में पहुंचा, तो 28 जो जानते हो क्या है, सोडियम प्लस है। अब यहां से कोई क्लोरीन आएगी, वो माइनस के फॉर्म में अगर आ रहा है तो इसे तुरंत का तुरंत रिएक्शन कर लेगा, NaCl बन जाएगा। ठीक है, अगर इस तरीके से रखते हैं, अगर मान लो हम लोग यहाँ पर रख दिए सोडियम और यहाँ पर रख दिए मैग्नीशियम और यहाँ से क्लोरीन आ रहा, तो किसके पास जाएगा बताओ, कौन केमिकल रिएक्टिव है? ऑब्वियसली बात है सोडियम है, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जल्दी लूज कर लेगा, तो ये सोडियम जो होता है क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ना कि मैग्नीशियम के साथ। तो अभी आपको समझ में आ चुका होगा कि जो जितना केमिकल रिएक्टिव होगा, अगर जो होता है वहां से अगर इस तरीके से दे दिया है सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम को किसी बीकर में रख दिया गया और क्लोरीन को लाया जा रहा है, तो बताओ जो होता है क्लोरीन किसके साथ जुड़ने वाला, तो सोडियम के साथ जुड़ेगा। ये आपको समझ में आ चुका होगा ना। तो इसलिए यहां से यहां तक देखो जाके डिक्रीज करती है, क्योंकि इनके जो होता है नंबर ऑफ जो होता है ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगते हैं, जिसके वजह से ये इनको लूज करने में दिक्कत होती है और केमिकल एक्टिविटी इस वजह से इनकी घटती चली जाती है। तो यहां से यहां तक डिक्रीज करता है, उसके यहां से यहां तक इंक्रीज करता है। आपको ये दोनों रीजन समझ में आ चुका होगा कि क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्यों डिक्रीज कर रहा है। ये हाईएस्ट रिएक्टिव होता है बेटा, ये भी अपने आप में हाईएस्ट रिएक्टिव होता है। तो इतनी बातें थी इसके बारे में, इतनी बातें थी। ये आपके जो होता है केमिकल रिएक्टिविटी भी खत्म हो गई, पीरियड और ग्रुप दोनों में। अब हम लोग मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं, आप दोनों क्वेश्चन को देखिए, जितना मैं बताया हूं ना उतने में ही जो होता है सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। चलिए मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं, अगर आप उसे कर लेते हैं तो आप इतना समझ लीजिएगा कि मुझे जो मैं पढ़ाया हूं आपको अच्छा खासा समझ में आ चुका है। तो ये बताइए, जो पहला क्वेश्चन है, पहला अपना क्वेश्चन है कि why do all the elements, ये पहला क्वेश्चन है, why do all the elements of a group have similar property। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि why do all the elements of a group have similar property। सिमिलर प्रॉपर्टी, सभी ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स होते हैं किसी भी ग्रुप्स के, तो मतलब एक ग्रुप्स में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। क्यों ऐसा होता है, तो आपको ये बताना क्यों होता है, मैं आपको बता चुका हूं, बट आप फिर से जो होता है कोशिश करिएगा। और दूसरा जो क्वेश्चन है कि why sodium is more reactive देन जो होता है, why sodium is more reactive than lithium। ये बताइए आप, वाई सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन लिथियम। मैं आपको जो होता है रिएक्टिविटी सीरीज में जो होता है बता चुका हूं कि सोडियम जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है लिथियम से। तो क्यों लिथियम से रिएक्टिव होता है मैं आपको बता चुका हूं, मैं आपको ट्रेंड बताया हूं, आप ट्रेंड से समझ जाइए कि सोडियम जो होता है मोर रिएक्टिव क्यों होता है लिथियम से ना। इस तरीके से आप इसे जो है आप पीरियोडिक टेबल देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, पीरियोडिक टेबल से ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका। और ये वाला क्वेश्चन आप बताइएगा, ये दोनों क्वेश्चन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी इस तरीके से ये भी एक जो होता है हमारी अच्छी सीरीज थी जो कि खत्म हो चुकी है। अब हम लोग किसी नेक्स्ट चैप्टर की जो होता है क्वेश्चन सीरीज करने वाले हैं, तब तक पढ़ाई करते रहिए, जो होता है अच्छे से पढ़ते रहिएगा। और वीडियोस जो होता है रेगुलरली आ रही हैं, चैनल पे जाइए देखिए, क्वेश्चन सीरीज की वीडियो तो जरूर देखिएगा, उससे काफी बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो चलिए जो होता है पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।